अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, कल रात से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं और वो वीडियोस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हैं किर्गिस्तान से। वहां के दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ना सिर्फ उन्हें बल्कि इंडियन और बांग्लादेशी और दीगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मारपीट की गई है, निशाना बनाया गया है, शदीद तशद्दुद किया गया है। यहाँ तक कि कुछ एक्सट्रीम केसेस भी सामने आ रहे हैं। 61,000 तलबा की तादाद जो है वो इस वक्त किर्गिस्तान में मौजूद है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर पढ़ते हैं। और ये हंगामा शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और इसमें अभी तक जो हमारे सोर्सेज से भी बातचीत हो रही है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बड़े खौफ व हरास का शिकार हैं। उन्हें मारा पीटा भी गया है, कुछ जख्मी हालत में अस्पताल में अभी भी दाखिल हैं, कुछ जो हैं वो मामूली चोटों का शिकार हुए हैं। और तलबा की तरफ से भी वीडियो पैगामात बार बार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जारी किए जा रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत के लिए कि खुदा का वास्ता है कि हमें इस दलदल से बाहर निकालें, हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ इंतजाम करें। तो ये मामला है क्या और एक्चुअल स्टोरी क्या है, इस पर हमने किर्गिस्तान से ही जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं उनसे रब्ता किया है। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जाहिद रजा ने, इनके साथ साथ डॉक्टर फरहीन भी होंगी। मैं जाहिद आपसे स्टार्ट करती हूँ, मुझे बताइएगा ये एक्चुअल स्टोरी क्या है, आप लोगों के साथ ये क्या हुआ क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी मिक्स स्टोरीज चल रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद रज़ा है और मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ मेडिकल का। इस टाइम मैं बशकीक मेन सिटी किर्गिस्तान में बैठा हूँ और मेरे साथ ये मेरे रूममेट्स भी हैं। तो अभी हम जैसे कर्फ्यू नहीं लग जाता उस सिचुएशन में बैठे हुए हैं, बंद कमरे में, और हमारे डोर लॉक हैं। तो ये शुरुआत इसकी इस तरह से हुई है परसों तकरीबन 8 बजे। कुछ इजिप्टियन यहाँ पर वर्कर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने यहाँ हॉस्टल लिया हुआ है। इनकी आपस में लोकल्स के साथ लड़ाई हुई है और इनकी आपस में लड़ाई की वजह से ये कुछ अ, ऊपर से शायद किसी इनके लोकल्स ने वीडियो बनाई है या जिसने भी वीडियोस बनाई है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। हम्म। जैसे ही वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुई है, तो उसके साथ-साथ ना वो वीडियो हर एक यहाँ लोकल के पास गई है, जिसकी वजह से वो सारे हंगामी सूरत में आ गए हैं और वो आग बगोला इस तरह से हो गए हैं। वो आगे अभी उन्होंने ये वीडियो इतनी शेयर की है कि वो अब लाइव आके टिकटॉक पे आके वो एक गैदरिंग करके सब सब तकरीबन 400-500 का ये ग्रुप इनका बन गया हुआ है। और 400-500 का ग्रुप ये अभी उन्होंने स्टार्ट किया है 9 बजे से, कल से। कल 9 बजे ये गए हैं आईयूके हॉस्टल में, आईयूके के वीआईपी हॉस्टल में घुस गए हैं और इन्होंने वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मारा है, उनका कीमती सामान, साजो सामान छीना है उनसे। और सही। उनकी दुश्मनी तो जिनके साथ थी वो थी, उन्हें मुक्त करवा लिया है पहले इजिप्शियन स्टूडेंट्स जिन्होंने उनके साथ, उनके लोकल्स के साथ मिसबिहेव किया था। लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा वहाँ तक नहीं रखा। वो सारे इकट्ठे हो गए सही, हैं यानी और जाहिद उन्होंने ना आप कोई कहना हॉस्टल ये चाह छोड़ा है रहे हैं यहाँ कि का, जो ना कोई लड़ाई, फ्लैट छोड़ा है। जी, डॉक्टर ज़ाहिर आप कहना ये चाह रहे हैं कि लड़ाई उनकी इजिप्शियन कुछ बाशिंदों के साथ थी, लेकिन उन्होंने वो अपना सारा गम-ओ-गुस्सा इंटरनेशनल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन पे निकाला। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद ज़ाहिद वहाँ पर पढ़ती है, ख़ास करके मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में हैं। आप लोगों को कोई दुश्वारी पेश आई है? मैं चाहूँगी कि आप वो देखने वालों को इसलिए बताएँ ताकि हुकाम आपकी मदद के लिए भी कोई पेशरफ्त कर सकें। वहीं आपको मैं बता रहा हूँ, इन्होंने आके ना अभी उन्होंने हॉस्टल्स को निशाना बनाया है। अभी हमारा यहाँ पे बशकीक हॉस्टल यहाँ पे है, एक हमारी यूनिवर्सिटी एकांत में है और हॉस्टल हमारा बशकीक में है। तो जी। ये तकरीबन 500 की तादाद थी इनकी, ये हमारे हॉस्टल में घुसे हैं। हमारे साथ इन्होंने हमारे 2 इनके दरवाजे तोड़ दिए हैं, खिड़कियाँ तोड़ दी हैं, सब तोड़ इधर घुस आए हैं और हमें बहुत मारा है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी, हमारे रूममेट्स अभी भी ज़ख्मी हैं, इस वक़्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अच्छा। और इस वक़्त भी जो हंगामी सूरत बनी हुई है ना हमारे, हुँ। मैं मैंने जी। आपको वीडियोज़ भी शेयर की हैं इस हवाले से, हमारे खुद के हॉस्टल की वीडियोज़ मैंने आपको शेयर की हैं और आप उन वीडियोज़ में भी देख सकते हैं उन्होंने किस तरह से हम बिल्कुल वो पर चल भी रही तशद्दुद है। की।
तशद्दुद के साथ-साथ जाहिद, उन्होंने हमारा जब ये सामान जितने हमला हमारे हुआ पास जाहिद, सेल फ़ोन वग़ैरह थे हमारे घर वाले हाँ, जाहिद, आप मुझे बताइएगा, जब ये हमला हुआ, तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम मौजूद नहीं था? या जो लोकल पुलिस है, उन्होंने आप लोगों को कोई मदद नहीं दी? जब ये हमला हुआ है, नीचे ये जब इकट्ठे हो रहे थे, हमने लोकल पुलिस को इनके इमरजेंसी सब नंबर डायल किए हैं, लेकिन कोई हमारी मदद को नहीं आया। हालाँकि हमने इन्होंने खुद अपनी सोशल मीडियाज़ पे एक वीडियोज़ डाली हुई हैं, जिनमें ये खुद हमारे पाकिस्तानी या जो भी फ़ॉरेनर्स यहाँ पर हैं, पढ़ने आए हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें पकड़ के पीट रहे हैं और वो पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं, साथ चल रहे हैं उनके, वीडियोज़ में आप देख सकते हैं बाकायदा। ये पुरानी वीडियो नहीं है, ये रियल वीडियो है, अभी की वीडियो, परसों की वीडियो है ये। चलें, ज़ाहिद, उसमें आप अभी हमारे साथ ही रहिएगा। साढ़े मैं डॉक्टर फ़रहीन को भी इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करती हूँ। डॉक्टर फ़रहीन साहबा, मुझे बताइएगा कि क्या वहाँ पर सिचुएशन है? और सुना है कि वहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ मिसहैप हुए हैं? हाँ जी, जहाँ तक यहाँ की सिचुएशन की बात है, यहाँ पे मोस्टली जो टारगेट किया जा रहा है, वो हॉस्टल्स को किया जा रहा है। तो लास्ट नाइट भी हॉस्टल यहाँ पे लाइक यूके यूनिवर्सिटी का एक पाकिस्तानी हॉस्टल है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं। तो उसको टारगेट किया गया और उसमें जाके उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे बहुत अटैक किया, लाइक मेल स्टूडेंट्स पे भी किया है और फीमेल स्टूडेंट को भी उन्होंने हैरेस किया है। तो ये सारी कंडीशन कल रात से ही यहाँ पे चल रही है और आप अगर उस हॉस्टल की वीडियोज़ वगैरह देखें तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा तोड़-फोड़ हुई है और वो बच्चे वहाँ पे कितने ज़्यादा स्केयर्ड हैं, वो लड़कियाँ कितनी ज़्यादा स्केयर्ड हैं और लाइक वो लोग रो रही हैं। वी कैन जस्ट इमेजिन बिकॉज़ हम खुद इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। हुँ। अच्छा फ़रहीन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या वहाँ पर फिज़िकल हरासमेंट, अब्यूज़ की वीडियोज़ भी बनाई गई हैं? नहीं, यहाँ पे कोई हैरेसमेंट या फिज़िकल बिकॉज़ देखें, जो एक सिचुएशन होती है ना, जिस सिचुएशन में इंसान होता है, अब वहाँ पे अगर हुँ। एक सिचुएशन है, तो वहाँ पे वीडियो बनाना कैसे पॉसिबल थी? तो वीडियो यहाँ पे कोई नहीं बनी, बट हाँ, हमें ये चीज़ सुनने में आई है कि वहाँ गर्ल्स को हैरेस किया गया है। ठीक है। तो आपके साथ जब ये सिचुएशन हुई फ़रहीन, तो वहाँ पर कोई लोकल पुलिस, जैसे कि हमें ज़ाहिद ने भी बताया कि अक्सर वीडियोज़ में पुलिस वाले उनके साथ हैं, तो यहाँ पर हॉस्टल है प्रॉपर, कोई सिक्योरिटी तो होगी। तो सिक्योरिटी ने कोई आप लोगों को बचाने के लिए या उन लड़कियों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया? देखें, जब ये सारा मैटर स्टार्ट हुआ, ये बहुत अचानक था, सडन था, ठीक है? सडन उनके पूरे एक रियॉट्स टाइप बने, ठीक है? उन्होंने पूरा एक अपनी अवाम को इकट्ठा किया, ठीक है? और उन्होंने जाके हॉस्टल पे अटैक किया, ये सब कुछ बहुत सडन था। वहाँ पे किसी को हुँ। सँभलने का टाइम ही नहीं मिला, तो जब सँभलने का टाइम नहीं मिला, उन्होंने जाके हॉस्टल को अटैक किया। हॉस्टल में अटैक करने के बाद हुँ। उन्होंने जाके हॉस्टल को अटैक किया, फिर वहाँ पे कुछ जो बच्चे थे जिन पे अटैक हुआ, अब वो तो वीडियो नहीं बना सकते थे, बट हाँ, कुछ बच्चे जो थोड़े साइड पे थे, उन्होंने फिर कुछ जो वीडियोज़ बनाई हैं, जो सर्कुलेट हो रही थी कि हॉस्टल में इतनी तोड़-फोड़ हुई है। तो उस लिहाज से हुँ। वीडियोज़ बनी है, वरना अदरवाइज़ कोई वीडियो सामने नहीं आई। अच्छा फ़रहीन, वहाँ पर अभी बाकी अब रही बात जहाँ पर पुलिस की मौजूद तो हैं। हाँ। जी, प्लीज़, जी। प्लीज़ बताइएगा। बाकी पुलिस रही का आप बात बताइए। पुलिस की तो हुँ। अब पुलिस की जो वीडियोज़ हैं वो अब सामने आ रही हैं कि लाइक इन्होंने अपनी पुलिस को गैदर किया है और इन्होंने पूरी अपनी आर्मी मंगाई है कि हम लोग अपने जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको मतलब सेव करने के लिए। ये सारा कुछ अब सर्कुलेट हो रहा है बट कल रात को ऐसा कोई सीन नहीं था। अच्छा फ़रहीन, आई होप कि आप जहाँ पर भी मौजूद होंगी सेफ एंड साउंड होगा। इन आप लोगों के खाने-पीने की क्या सिचुएशन है? और दूसरा मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से अभी तक कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ कोई राब्ता किया गया है? कोई ऐसा कदम उठाया गया है कि जिससे आप लोगों को थोड़ी सिक्योरिटी जो है, वो महसूस हो सके? हुँ, हुँ। मैं आपको बताती हूँ जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया एंड उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट करने के बाद लाइक उन्होंने ईच एंड एवरी स्टूडेंट को कॉन्टैक्ट किया कि जो नियर बाय एरियाज़ थे, वहाँ के टीचर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि लाइक उन्होंने नियर बाय एरियाज़ में टीचर्स को भेजा कि आप लोग ना खुद स्टूडेंट्स को जाके रेस्क्यू करो बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे जो लोकल टैक्सीज़ वगैरह चलती हैं वो भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज़ वो भी तो इनके अपने लोग चलाते हैं। अगर हमने वो यूज़ की तो ऑब्वियसली उससे भी एक खतरा है हमें। तो उन्होंने फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने जाके कॉन्टैक्ट किया कि बच्चों से कॉन्टैक्ट किया और उनको वहाँ पे पर्सनली जाके रेस्क्यू किया है उन्होंने। तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से ट्राई कर रही है, बट अभी तक हालात
कुछ संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, या यूँ कहूँ कि वहाँ पर मौजूद जो हमारे पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, महसन ज़ैगम साहब, उनका एक वीडियो बयान भी जारी हुआ। उन्होंने एक राब्ता नंबर भी शेयर किया है कि कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तानी इस राब्ता नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करके सिचुएशन से आगाह कर सकता है या हेल्प माँग सकता है। तो क्या आपने वो ट्राई किया है स्टूडेंट्स ने? हाँ, देखिए हमसे जितना हो सकता था हमने ट्राई किया। देखें, अब बात ये थी कि अगर हम थे ना क्योंकि जिस एरिया में मैं अगर आपको पर्सनली बात बताऊँ तो जिस एरिया में हम पर्सनली रह रहे थे तो वो एक रेड अलर्ट ज़ोन में आता था, बिकॉज़ सारा जो मामला था वो वहीं पे हो रहा था। तो हमने तो ओके। लाइक हमारे कुछ क्लास फेलोज़ हैं, हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया। जैसे राना माद भाई हैं, हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया, हमने कहा कि देख ये हमें कोई सेफ एरिया बताएँ, जहाँ पे हम जा सकें, बिकॉज़ हम भी गर्ल्स हैं और हम गर्ल्स ही सारी एक अपार्टमेंट में रह रही थी। वी वर 5 गर्ल्स लिविंग इन अ सेम अपार्टमेंट। तो हमारे लिए भी वो हुँ। एरिया सेफ नहीं था, बिकॉज़ वहाँ के जो आस-पास के लोग हैं वो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि यहाँ पे पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें अच्छा। इस चीज़ पे खतरा था, तो हम अपनी तरफ से अपनी सिक्योरिटी के लिए हमने तो जो भी किया वो सारा कुछ खुद किया है। तो हमने फिर डॉक्टर राना माद ने एक सेफ जगह पे ट्रांसफ़र किया, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अब तक सेफ हैं। बट जैसे ही हम लोग बाकी स्टूडेंट्स की न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, दे आर नॉट सेफ। ठीक ठीक है। यानी आपके वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, यानी करगिज़ लोग जो हैं, वो भी फ़ोन कर के पुलिस को बता रहे हैं कि हमारे फलानी जगह पर या फलाने घर में या फलानी जगह पर पॉइंट पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको टारगेट करने के लिए आ जाएँ। ये एक दावत है व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। हमारे साथ ही रहिएगा ज़ाहिद, आप भी रहिएगा, और डॉक्टर फ़रीन आप भी रहिएगा। हमें इस वक़्त तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा ने जो है वो जॉइन किया। मैडम बहुत शुक्रिया। ये जो पूरा वाक़या है, हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, और उन्होंने जिस तरीके से पूरी सिचुएशन इस वक़्त टेलीविज़न स्क्रीन पर बताई कि किस तरह वो बच-बचा कर, छुप-छुपा कर अपना गुज़ारा कर रहे हैं, लेकिन थ्रेट अभी भी मौजूद है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है। तो अभी तक आपकी इस गवर्नमेंट ने या वज़ारत ख़ारजा ने, आपने क्या इक़दामात उठाए हैं उन स्टूडेंट्स के इनख़ला के लिए या उनकी सिक्योरिटी के लिए? इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, उनके लिए एक हेल्पलाइन, 2 हेल्पलाइंस एम्बेसी की तरफ से और हमारी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी हेल्पलाइंस बना दी गई हैं, ताकि लोग कांटेक्ट करके अपनी खैरियत की इत्तला हमें दे सकें। लेकिन मैडम, ये तो चलें, आपने अच्छी बात है कि नंबर्स भी हैं और सारा कुछ राब्ते में भी रहने का कह रहे हैं। लेकिन अभी जैसे डॉक्टर फ़रीन हमारे साथ मौजूद थी, वहाँ से स्टूडेंट हैं, वो बता रही थी कि ख़वातीन के साथ भी बड़ी बदसलूकी का वाक़या पेश आया है। तो आपने कुछ इसको किर्गिज़स्तान की गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करने का कोई इरादा है आपका कि इसको हम इस इश्यू को हाइलाइट करें कि खुदारा इस तरह के मामला तो ना हो? हमने बिल्कुल उनकी गवर्नमेंट से ये मामलात उठाए हैं। आज किर्गिज़ रिपब्लिक के जो नाज़िमुल उमूर हैं उनको दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया और उनसे शदीद एक डिमांड भी किया गया। इसी तरीके से हमारे एम्बेसडर किर्गिज़ डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर आए हैं, उनको ये सारे मामलात उनके सामने लाए हैं। लेकिन इस वक्त की रियलिटी ये है, हमारे पास कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। जो आपने 2-3 केसेस बताए, कोई मर्डर की, कोई डेथ्स की रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं है। लेकिन मुमताज़ साहिबा, वहाँ 12,000 के करीब स्टूडेंट पाकिस्तानी पढ़ता है, और अभी अभी कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि एक और मॉब जो है वो अटैक शायद है। इसके लिए कोई पेशगी आपने बातचीत की है ताकि थोड़ा-सा थम-थमा हो सके? जी, बिल्कुल बातचीत की गई है और मैंने जिस तरह से कहा कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, मॉब्स को कंट्रोल किया जा चुका है और हॉस्टल्स के बाहर पुलिस तैनात की जा चुकी है। और ये जो बिल्कुल कल रात को इस तरह मॉब्स मूव कर रहे थे, ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी शायद पुरानी हो। आप इंटरनेशनल मीडिया को भी देख सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आप किर्गिज़ अथॉरिटीज की उसको नहीं आप उसको करना चाहते इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल मीडिया को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ नहीं थे। और रियलिटी ये है कि इस वक्त चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी हैं और
लेकिन अब ये खौफ और हरास की एक सिचुएशन पैदा तो हो चुकी है। कुछ स्टूडेंट्स वापस शायद आना चाहते हो पाकिस्तान, कुछ स्टूडेंट्स वहां पर रहकर कंटिन्यू करना चाहते हो, लेकिन एक चीज तो आ चुकी है इन बिटवीन लोकल्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो कल को खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया ना हो, इसके लिए भी कोई बातचीत करेंगे, कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे? देखिए, ये उन स्टूडेंट्स का अपना फैसला है। अगर वो निकलना चाहते हैं अपनी तालीम छोड़कर, तो ये बिल्कुल उनका फैसला है। और अगर उनको हुकूमत पाकिस्तान की फैसिलिटेशन की जरूरत पड़ी, तो हम जरूर उनको फैसिलिटेट करेंगे। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी एम्बेसडर को जा चुकी हैं। लेकिन ये चीज बहरहाल है कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ज्यादातर स्टूडेंट्स का मेन मसला ये है कि वो एक खौफ की कैफियत में हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। मुमताज साहब, लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये है कि जब इस तरह के वाकयात हो जाते हैं तो गम और गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोग कैसे मेक श्योर कर रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, उसके ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए? हमने अभी ही, जिस तरह मैंने बताया, हमने अभी से किर्गिज अथॉरिटी के साथ बातचीत शुरू कर दी है। आज फॉरेन ऑफिस ने भी जब नाज़िम उल उमूर को बुलाया गया और जब हमारे एम्बेसडर उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से मिले, तो ये बिल्कुल बातचीत शुरू हो चुकी है। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया। फरहीन, मुझे बताइएगा, मैं आपसे भी पूछूंगी कि क्या वाकई वहां पर अब सिचुएशन नॉर्मल हो गई जैसे मैडम फरमा रही थी? देखिए, यहाँ पे कोई सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई। यहाँ पे अभी भी रेड ज़ोन अलर्ट है, ठीक है? अगर सिचुएशन नॉर्मल हुई होती तो शायद हम अपने घरों को छोड़ के, मतलब अपने-अपने फ्लैट्स, या जिस जगह पे हम रह रहे थे, छोड़ के हम किसी और जगह पे ट्रांसफ़र ना होते। तो अभी तक भी यहाँ पे एक थ्रेट है, खौफ है, और मतलब अभी भी रिसेंटली अगर हम लोग बाहर जाते हैं या हम लोग कुछ लेने जाते हैं, जैसे डिफरेंसे वगैरह पे हम लोग कुछ शॉप करने जाते हैं, तो हमें ये खतरा है कि कहीं ये लोग हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो हम लोग अपने नुकसान घरों ना से बाहर पहुंचाने। नहीं बहुत निकल सकते। शुक्रिया डॉक्टर फरहीन। डॉक्टर जाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्लीज एहतियात से रहिएगा, सेफ रहिएगा। आई होप कि इस प्रोग्राम के जरिए जो है वो जो हुकामे बाला है उनकी जरा आंखें खुलेंगी और वो आप लोगों के लिए सुस्त रवि से नहीं बल्कि स्पीड अप मामलात करके चीजें ठीक करेंगे ताकि आप लोग डेंजर से बाहर निकल आए। एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार लतीफ खोसा। उनसे जानेंगे कि इमरान खान पे चलने वाले बहुत सारे केसेस और उसमें बातचीत और बातचीत के बीच में कोई ब्रेक थ्रू ना होना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहाँ खड़ी है और गवर्नमेंट के साथ मामलात कैसे चलाने के लिए सोचा जा रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है सरदार लतीफ खोसा साहब ने। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं पॉलिटिकल सवाल भी आपसे करूंगी, लेकिन ये जो आज मामला हुआ है किर्गिस्तान वाला, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक से रिस्पॉन्ड कर रही है? देखिए, मुझे कोई 20 कॉल्स आ चुकी हैं, यकीन कीजिएगा। ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कोई 10-15 हज़ार के करीब हैं और सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं किर्गिस्तान में जो गए हैं। और बिश्केक जो इनका कैपिटल है और इनका दारुल खिलाफा है उस ममलिकत का, वहाँ पर जो है यानी कल से ये 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके, अभी वहाँ जो है रात होने जा रही है और उसी का इंतज़ार हो रहा है। फिर वो बच्चियाँ जो हैं वो बहुत अपने आपको गैर महफूज समझ रही हैं। 24 घंटे से उन्होंने खाना कुछ नहीं खाया है, कोई बाजार तक सौदा लेने के लिए नहीं जा सकता है। हमारी बच्चियों के साथ जो है वो, मैं तो लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उनकी जो मतलब बेइज्जती की गई है, बेहुरमती की गई है। लड़कों को, बच्चों को मारा गया है, जख्मी किया गया है, हॉस्टल में जाके घुस के जिस तरह से ओल गपाड़ा करके तोड़ फोड़ की गई है, वो तो बिल्कुल मैसूर होकर रह गए। और हैरत की बात यह है कि हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, माशाल्लाह जय्यद एम्बेसडर, शर्म भी नहीं आती उनको, ये अली हसन जरशन है, जरशन के क्या नाम है उनका, तो वो जब उनको बच्चे और डॉक्टर्स उनको फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप एक पैनिक फैला रहे हैं। और उन्होंने जो है एक बयानिया दिया है कि जनाब एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल और नॉर्मल है। और अभी एक हॉस्पिटल में जाके उन्होंने अपनी कार्रवाई डाली है कि वो मरीज़ को देखने जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी जो ज़ख्मी है उसको इयादत करने के लिए। और भाई उनको तो हॉस्पिटल तक पहुंच गए, जो नहीं पहुंच पाए गर्दनें काटी गई हैं, जो बेचारे
جان سے پر کھیل گزرے اور جن بچیوں کے ساتھ جو جس طرح سے ہوا ہے، میرا نام لینا مناسب بھی نہیں ہے. I don't want to create a panic and a scare, but the fact is what is the government doing؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ تو دیکھیں. اس کے برعکس مجھے بتایا گیا کہ اس کے برعکس انڈین امبیسی اتنی فعال اور فنکشنل ہے کہ وہ انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ وہ جہازوں کے ذریعے اپنے طلباء کو وہ ہندوستان میں ان کو ٹرانسپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری بے حسی ہے کہ ہمارا امبیسڈر دس از اے پوائنٹ ٹو پونڈر، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ والے ملک نے اتنا کوئک ایکشن لیا ہے اور ہم لوگ ابھی اس کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دی پولیٹیکل سچویشن، کوسا صاحب مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے 2 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان میں ایک جج ابو الحسنات ہیں اور جج قدرت اللہ ہیں، جنہوں نے بشرا بی بی کو سزائیں سنائی تھیں. اب یہ will it make a difference جو خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اس لیے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جس طرح سے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کی من تائید ہو رہی ہے، جو عمران خان صاحب کہتے تھے اور جو ہمارا جو نظریہ ہے. کیونکہ جب ہم جیل میں ٹرائل کر رہے ہوتے تھے تو اس میں بھی خان صاحب یہ بالکل بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ کسی اور کے ایما پر کر رہا ہے اور یہ ڈکٹیشن لے کر فیصلہ تو وہی کرے گا جو اس کو ہدایت اور حکم دیا گیا ہے. سو یہ کوئی جوڈیشل فیصلے نہیں ہیں جو کہ انصاف اور قانون پر مبنی ہوں. اور جس طرح سے ٹرائل کو بلڈوز کیا گیا، جس طرح سے ان کی جو ہے ڈیفنس کو کلوز کیا گیا، جس طرح سے ان کے خان صاحب کے وکلاء کو مانے کر کے اپنے سرکاری وکیل رکھے گئے، جس طرح سے ان کو جو ہے 342 کا بیان نہ دینے دیا گیا، جس طرح سے ان کو صفائی دینے کا، ڈیفنس دینے کا بھی جو ہے موقع نہ دیا گیا، اور ان کے وکیل کو بحث تک یعنی آرگیومنٹس تک، دلائل تک دینے کا جو ہے وہ روکا گیا اور بلڈوز کر کے سزائیں. اور ایک ہفتے میں، الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے، ایک ہفتے میں 3 سزائیں اوپر نیچے ٹھا 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 کر کے اس طرح سے دی گئی. تو یہ دھجیاں اڑا دی. لیکن کوسا صاحب ایک ہی دروازہ تو کھلا ہوا ہے، یہ تاثر ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ عدلیہ کا دروازہ ہے. مطلب حکومت کبھی بھی بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کے لیے جو سافٹ کارنر ہے وہ عدلیہ کی طرف سے ہے. نہیں، یہ دیکھیں حسنات کی بات، یہ لوور کورٹ کی جوڈیشری کی بات ہو رہی ہے. میں خود جو کیس کر رہا تھا، جب یہ اس کے پاس جو جس میں اس میں سزا کی ہے، جس میں توشے خانے میں جو 14 سال سزا کیا، آپ یقین کریں وہ جج ہاتھ باندھتا تھا. وہ اتنا بیمار تھا کہ اس کو جو ہے ایمبولنس آئی ہوتی تھی اور اس نے لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دی کہ مجھے چھٹی رخصت دیا جائے جو میری بنتی ہے رخصت. وہ اس سے فیصلہ کروایا گیا اور اس کو 14 سال سزا بنا جو ہے 12:30 بجے کا ٹائم دیا اس نے بشرا بی بی کو اور عمران خان کو، اور 9:30 بجے 3 گھنٹے پہلے سزا کر کے ان کو جو ہے سزا سنا دی. اور پھر اس کے بعد بشرا بی بی کو جب پتہ چلا، ٹیلی ویژن پر دیکھا، تو پھر وہ خود اڈیالہ جیل تشریف لائی اور کہا کہ آپ نے چونکہ مجھے سزا دے دی ہے لہذا میں حاضر آئی ہوں، آپ جو ہے مجھے جیل بند کیجیے گا. جو بعد میں بنی گالا کیا، اور بنی گالا سے بعد میں انہوں نے ریٹ کر کے ہائی کورٹ کے جو ہے، کبھی دیکھیں کسی کو اگر ہاؤس اریسٹ کیا جائے تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ مجھے جیل بھیجا جائے، لیکن جیل بنی گالا میں بھی یہ کم ظرف لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جی انہیں تو کوئی ڈیل کے تحت یا کسی ارینجمنٹ کے تحت انہیں گھر نظر بند کیا گیا. حالانکہ میں نے خود جا کے دیکھا تھا ملاقات کر کے، ایک کمرے میں سیل کر کے ان کو بند کر کے، جس طرح سے قید تنہائی میں جو اذیت دی جا رہی تھی. 2 مرتبہ ان پر جو ہے خوراک میں ملاوٹ ہوئی. میں یہ نہیں کہتا کہ زہر دی گئی یا کیا دیا گیا، لیکن ان کی جو ہے الٹیاں ناک، منہ اور آنکھوں سے اور کانوں سے ان کے جس طریقے سے آئیں، جس طرح سے ان کے سارے پیٹ جسم میں جلن اندر سے، 1 ہفتہ کھان پی نہیں سک رہی تھی، اور پھر دوبارہ اس کا ہفتے کے بعد اعادہ کیا. وہ ایک ایسی مذموم
حرکت تھی اور ایک ایسی حقیقت ہے جو میرے خیال میں نازی جرمنی میں نے بھی، ہٹلر نے بھی ایسی اپنا قیدیوں کے ساتھ سلوک نہیں کیا ہوگا. تو یہ جبر اور ظلم جو ہے بقول جو بینچ تھا وہ بورڈ تھا ان کے نزدیک، تو ایسا کچھ. آپ نے بشرا بی بی کا ذکر کیا، میں سوال کر لیتی ہوں. بشرا بی بی نے بھی کل اڈیالہ میں جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس کی سماعت کے دوران جو ہے پہلے انہوں نے جج پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اعتماد میں بدل گیا. یہ ایکچوئل سٹوری کیا ہے فرام عدم اعتماد ٹو اعتماد؟ دیکھیں، میں نے جب یہ ان کی اسی کیس میں القادر ٹرسٹ کیس کے نام سے یہ مشہور ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ جو لندن سے المشرق بینک سے ملک ریاض کی فیملی کے اکاؤنٹس میں سے سیدھا سپریم کورٹ میں وہ رقم ترسیل ہوئی نیشنل کرائم ایجنسی کے اور ملک ریاض کے جو معاہدہ ہوا تھا، اور جس کو عدالت وہاں کی لندن کی ڈسٹرکٹ کورٹ ویسٹ منسٹر نے اس کو جو ہے تسلیم کر کے قبول کر کے وہ پیسہ بھیجا تھا، جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ کوئی گین تھا. اور اس کو پہاڑ بنایا ہوا تھا اور کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. اور اسی طرح جو ہے جب یہ یونیورسٹی کا جو سہاوا میں جو ملک ریاض نے زمین دی تھی ٹرسٹ کے نام، وہاں یونیورسٹی قائم اور دائم ہے، اور وہاں بھی شہادت یہ آئی کہ نہ تو عمران خان ایز اے ٹرسٹی ضرور ہے اور بشرا بی بی ٹرسٹی ضرور ہے، لیکن اس کا ایک دھیلے کا گین نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے اور ٹرسٹی نہ تنخواہ لے سکتا ہے، نہ ٹی اے ڈی اے لے سکتا ہے، نہ اس میں مداخلت کر سکتا ہے. اور وہ یونیورسٹی فنکشنل فعال ہے، جس میں 150 بچہ جو ہے مفت تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور وہ گورنمنٹ کالج کی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. سو وہ ٹرسٹ کے نام ہے. تو وہ جب ضمانت ہو گئی اس کیس میں سے، تو پھر جج صاحب نے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے پھر اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی تاکہ اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو نالیفائی کیا جائے. جس طرح سے سپریم کورٹ کا حکم جب سائفر کے کیس میں سپریم کورٹ نے ضمانت لی اور کہا کہ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، تو نیچے سے اس سپریم کورٹ کے آرڈر کو نالیفائی کر کے اس جج صاحب نے نیچے ٹرائل کورٹ نے، جن کے خلاف اب عدم اعتماد کی دی ہے، ٹرائل کورٹ نے جو ہے انہیں سزا کر کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود ان کو جو ہے سزا کر دی. اب بھی یہی وہ کاوش ریپیٹ سین ہونے جا رہا تھا. ایک اور سوال اس پہ کر لیتی ہوں. ایک تاثر ہے کہ ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے کیسز میں، لیکن پھر ایک ایک کر کے کیسز بھی جو ہیں تیار ہو رہے ہیں. جیسے ٹیریان وائٹ کیس ہے، اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نئے سرے سے جو سماعت مقرر کی ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ ریلیف مل رہا ہے، یہ تکلیف مل رہی ہے؟ دیکھیں، جوڈیشل عوام آج نابلد نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ کوئی 1960 70 80 90 کی دہائی نہیں ہے، معاف کیجئے گا. اب یہ جو مذموم کاوشیں جتنی یہ نئے کوئی کیس بنانے کی کوشش کریں گے، دیکھیں ٹیرین والا کیس میں 2 جج پہلے ہی 3 ججز کی بینچ تھی، 2 ججز اس کو خارج کر چکے ہیں 2 ججز. اور یہ بات وہ جو 6 ججز نے لکھا ہے چٹھی سپریم کورٹ کو بھیجی ہے، اس میں اس کا ذکر ہے باقاعدہ. تو پھر یہ ٹیرین کیس کو کھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بھی خارج ہو جائے گا. اور اس لیے اگر کوئی نیا کیس اب بناتے ہیں تو وہ بدنیتی پر مبنی متصور ہوگا، اور ایگزیکٹو کے اس فیصلے کو یا اسٹیبلشمنٹ کی اس کاوش کو جو ہے پھر عدلیہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی اس کو مسترد کر کے پھر انہیں جو ہے اب یہ کہنا کہ ریلیف دی ہے، دیکھیں ریلیف نہیں ہے، یہ تو ہمیں 11 مہینے 10 مہینے اندر رکھنے کے بعد، اب 1 سال کے اندر رکھنے کے بعد اب انہوں نے جو ہے ڈاکٹر ہماری جو یہاں یاسمین ہے یا وہ ہمارے چیمہ صاحب ہیں، ان کی جو ضمانت لی ہے اس میں کہا ہے یہ تو بنتا ہی نہیں تھا. یہ اب 1 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ، غلط اطلاق ہوا ہے قانون کا اور غلط اطلاق ہوا ہے ان واقعات کا، یہ بنتے ہی نہیں تھے. سال 1 کا اندر رکھنے کے بعد آپ کو یہ کہا ہے. دیکھیں ہمارے عدالتی نظام کو ضرور تھوڑا سا وہ آپ نے جو سچویشن بتائی ہے اس میں پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے، وہ یہ اٹھتا ہے کہ شاید اب آپ لوگوں کی ڈیل والے معاملات جو ہیں وہ قریب پہنچ گئے ہیں. دیکھیں ڈیل تو خان نے کرنی نہیں ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے. جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، خدا را ووٹ کو بے عزت نہ کرو.
اس لیے ہمارے فارم 47 کے مطابق ایک تو سپریم کورٹ نے بہت اچھا کام کیا جو انہوں نے جو مخصوص نشستیں تھیں ان کی ختم کی، اور وہ ان کا خواب چکنا چور ہو گیا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آئینی ترمیم کر کے کسی ایک جج کو ہم 3 سال کا جو ہے ٹینیور دے کر ہم کوئی اس پر احسان لگا کر اس سے منمانی کروائیں گے۔ وہ تو ان کا خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا، کیونکہ سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج کی ودیت میں جو 3 ججز تھے انہوں نے اس کو ان کے ممبران کو نکال دیا ہے، باہر پھینکا ہے، اور 77 ہمارے جو حصہ تھا جو مخصوص نشستوں کا آنا تھا ان کو نکالا گیا جو ان کو بندر بانٹ کر کے دے دیے گئے تھے، جس سے یہ 2/3 ہونے کا دعویٰ کر کے اور جس پر یہ جو ہے بہت زیادہ خواب دیکھ رہے تھے وہ تو ختم ہو گیا۔ اب ہمیں یقیناً توقع ہے اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اب دیکھیں نا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کیا کہا، اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں 6 ججز کے نام دیے ہیں، تم کیوں اس کو صاحب اگر ڈیل نہیں ہوگی بات نہیں ہوگی تو پھر بغل کیسے؟ کس سے ڈیل؟ دیکھیں پھر آپ دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے، بہت کھلواڑ ہو لیا پاکستان کے آئین کے ساتھ۔ ہم نے تحفظ آئین کی بھی ایک جو ہے تحریک چلا رکھی ہے، آئین پر عمل کیجئے گا، ریاست کو عزت دیں، ریاست یہ جو ہے عوام پاکستان ہے، 25 کروڑ عوام ریاست ہے جو اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہاں سے مترشح ہونے والی حکومت بناتے ہیں، اور انہی کو حق حکمرانی ہے اس ملک میں، اس میں کوئی اور ادارہ نہیں ہے، نہ فوج پاکستان ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ اس میں کوئی اور عوامل شامل ہیں۔ میک اٹ اے بٹ کلیئر فار می، آپ گورنمنٹ سے بھی بات چیت نہیں کریں گے؟ چلے میں جماعتوں کے نام لیتی ہوں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی JUI ہے، چلیں وہ تو اپوزیشن میں ہے، لیکن جو حکومتی جماعتیں بات نہیں کریں گے ان سے؟ نہیں JUI سے تو ہم بات کر بھی رہے ہیں، JUI ہم نوا بھی ہے ہماری، باقی آپ بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کی اور پیپلز پارٹی کی، اور آپ MQM کی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں ان تینوں کا ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے کہ آپ فارم 47 کے جو ہے جو منتخب شدہ ہیں وہ جس طرح کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی میں جو امیر جماعت اسلامی ہے ان کو جب ایک ایسے ہی دین کی گئی ہو ان کو ایک پروونشل نشست، تو انہوں نے کہا بھائی میں جیتا نہیں ہوں، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا، یہ PTI کے جیتا ہوا ہے وہی بنے۔ تو یہ بھی بڑے پن کا ثبوت دیں تاکہ جو ہارے ہوئے ہیں محترم نواز شریف صاحب اگر ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں تو تسلیم کریں، یا کم از کم فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے، اس کے نتائج میں وہ اپنا جو ہے ڈی نوٹیفائی ہو جائیں۔ اسی طرح خواجہ آصف ڈاکٹر یہ اپنی ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں اور وہ وفاقی وزیر بن کے وہاں گھس بیٹھی ہے۔ دیکھیں یہ 100 کے قریب ہے، 158 پٹیشنز ہماری ہیں، ان کو یہ ہفتے کے اندر 10 دنوں کے اندر فیصلہ کر دے الیکشن ٹرائبونل، اور ٹھیک ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو منتخب عوامی نمائندے ہیں ہم ان سب سے بات کرنے کو تیار ہیں، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہے، خواہ وہ کوئی پیپلز پارٹی ہے، خواہ وہ MQM ہے، لیکن وہ جو منتخب ہوں عوامی، فارم 47 والے نہیں۔ اس لیے پہلے اس کو نتارا کر لیں، یہ کوئی راکٹ سائنس اتنی بڑی نہیں ہے، اور اس کے بعد بالکل سیاسی عوامل کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ مفاہمت کے بغیر، بات چیت کے بغیر یہ گمبھیر جو حالات اس وقت پاکستان پھنسا ہوا ہے اس سے نہیں نکل سکتا۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، کسی کے یہ کندھوں پر چڑھ کے کہ اس مشکل سچویشن میں اگر بات چیت نہیں ہوگی، مل بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے تو پھر اس سچویشن سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن نون لیگ اس پہ کیا سوچ رہی ہے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر صاحب نے، بہت شکریہ خرم صاحب آپ نے وقت نکالا۔ آج جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں شہباز شریف صاحب کو قائم مقام صدر منتخب کیا گیا ہے، لیکن یہ اجلاس دوبارہ ریکال کیا جائے گا 28 مئی کو، اور یقیناً جو صدارت ہے پارٹی کی وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس چلی جائے گی۔ یہ جو چینج ہے، اتنا سڈن چینج ہے یا اتنا اسموتھ چینج ہے، رائٹ فرام شہباز شریف ٹو نواز شریف، یہ اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہے، کوئی نیا بیانیہ بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے جماعتیں حکومت بناتی ہیں، حکومت جماعتیں نہیں بناتی۔
تو لہٰذا ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے، اور ایک تو ایک تاریخی ناانصافی ہے جو 2017 میں ہوئی تھی کہ اس وقت کے سپریم کورٹ نے ایک ناانصافی کے فیصلے سے میاں نواز شریف کو صدارت سے ہٹا دیا تھا، تو اس کا ازالہ ہونے لگا ہے. وہ دوبارہ اپنا صدارت کا منصب جو ہے سنبھالیں گے، انشاءاللہ منتخب ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اب بہت ضرورت ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ جو پارٹی کے اندر ہمیں جدیدیت لے کر آنی ہے، پاکستان کی ایک پوری نئی نسل جو ہے وہ جوان ہوئی ہے پچھلے 31 سال میں جب مسلم لیگ نون بنی تھی، تو لہٰذا ان کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان میں آزاد جموں کشمیر میں اگر شہباز صاحب نے بھی اپنی ایک محدود کوشش کی تھی، لیکن اب جب کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے کو پورا وقت دیں گے اور میاں نواز شریف اپنی جماعت کو اپنا پورا وقت دیں گے. صحیح. لیکن ہم نے خرم دستگیر صاحب اس میں ایک اور بھی ڈفرنس ہے، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں. ان کی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ تھوڑی سی ڈفر کرتی ہے فرام نواز شریف صاحب. تو ابھی نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو کہ آپ نے 2017 کا ذکر کیا ہے، میں اسے ریلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. مجھے کیوں نکالا اور 5 کا ٹولہ وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے کہا کہ ہم اپنی پوزیشن کو دوبارہ سیکیور کرنے والے ہیں اگر نواز شریف صاحب صدر بنتے ہیں. تو اس سے تو صاف ایک پیغام کچھ حلقوں کو جانے والا ہے کہ آپ لوگوں کا جو بیانیہ تھا مجھے کیوں نکالا یا ووٹ کو عزت دو یا 5 کا ٹولہ، کیا اسے آپ اس بیانیے کو ریوائیو کرنے والے ہیں؟ جی، یہ گفتگو آپ کو پہلے سے زیادہ ضرور سنائی دے گی، لیکن اس کو فارملی تو ظاہر ہے قانون کے ذریعے ہی یہ سارا پروسیس پڑھنا ہے، اور اس کے بہت ساری فارمز ہیں جس کے اوپر پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے. مزید اس پہ سوچ بچار ہوگی کہ کیا کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے جس میں جو سابق ذمہ داران ہیں ان کو امیونٹی دے کر یہ کہا جائے کہ آپ آ کر اپنی ذمہ داری کا اعتراف کریں اور قوم کو بتائیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا. کیونکہ یہ جو کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے ہم آج بھی اپنے بہت سارے معاملات کو درست نظر سے نہیں دیکھ پاتے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے جو ابھی بہت پرانا ماضی نہیں ہے، صرف 7 سال پہلے کی بات ہے، ہمیں اس کے بارے میں جو ایک کنٹروورسی ہے، جو اس کے بارے میں ایشوز ہیں کہ جی اس وقت قانون کی حکمرانی تھی آج نہیں ہے، یا اس وقت نہیں تھی آج ہے، یہ سارے ایشوز بھی ہمارے سامنے ہیں. اور عدلیہ کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب آج کی جو اپوزیشن کی جماعت ہے تحریک انصاف، اگر وہ چیف جسٹس صاحب کو یہ کہتی ہے کہ جی وہ انصاف کی وائلیشن میں پارٹنر ہیں اور سایوں کے آرڈر پر آپریٹ کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، تو پھر سوال تو اٹھے گا نا جی کہ بھئی اگر اس وقت میاں نواز شریف اس وقت کے ججز کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، کون اس کا فیصلہ کرے گا کہ درست ہے اور کیسے یہ ہوگا؟ یہ سارے ایسے سوالات ہیں جن کا ابھی تو فوری جواب نہیں دیا جا سکتا، لیکن میاں نواز شریف اس پر گفتگو ضرور کریں گے کہ ہمیں ماضی کا اگر ہم اس پہ کوئی سزا اور جزا نہیں کر سکتے تو کم از کم جو انگریزی میں کہتے ہیں ریکننگ تو کریں، کچھ شمار تو کریں کہ پاکستان کی جو اعلیٰ ترین حاکمیت ہے اس میں کس قسم کی پیچیدگیاں رہی ہیں اور کس قسم کے تناؤ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی چلے ریکننگ تو ہونی چاہیے، لیکن وہ والا حساب نہ ہو جائے کہ آل ہیٹس اینڈ نو والا. لیکن مجھے یہ بتائیے گا خرم دستگیر صاحب کہ آپ لوگوں کے بیانیے میں جو 5 کا ٹولہ اور سزا آپ نے کہا کہ قانونی طریقے سے ہم لیں گے، بٹ وی آل نو دیٹ یہاں پر مشرف کا بھی کیس لگا تھا، اینڈ وی آل نو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. پھر اس کیس کی جب فائنل ورڈکٹ آیا تو اس وقت مشرف صاحب بھی نہیں تھے اس دنیا میں. لیکن دا پوائنٹ از کہ اب آپ کو کیا کانفیڈنس ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اور خاص کر کے وہ نام جن کو نواز شریف صاحب نے اللہ کے نام پر معاف کر دیا تھا، اب آپ اس کو دوبارہ ری اوپن کریں گے تھرو جوڈیشل سسٹم، تھرو لا، تو کیا گارنٹی کیا ہے کہ ایسے ایٹماسفیئر میں آپ کو وہ انصاف مہیا بھی ہو جائے گا اور اتنی کم سپیس کے اندر؟ جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کوئی فوری ارجنٹ ایجنڈا نہیں ہے. ارجنٹ ایجنڈا ہمیشہ ہمارے نظروں کے سامنے پاکستان کے عوام کی جو اس وقت کی تکالیف ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ملک میں اکنامک گروتھ نہیں ہے، جو دہشت گردی کا عفریت ہے اس نے دوبارہ جنم لیا ہے،
जी। हमारे मगरबी बॉर्डर में, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। इस वक्त तो हमारा पूरा फोकस जो है वो इन चीजों पर और इन इशूज पर है। पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट लाने पर है। पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसका सारा फोकस जो है कि पंजाब की गवर्नेंस, जिसमें अमन अमान है, सेहत है, तालीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पहले से बेहतर किस तरह किया जा सकता है, किस तरह स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। मुख्तलिफ जो निज़ाम है, वजन थाने का निज़ाम है, और इशूज हैं, कचहरी के इशूज हैं, उनको कैसे, तो ये अभी जो रेकनिंग वाला इशू है ये हमारे सामने मौजूद है। हम इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन ये फौरी एजेंडा नहीं है। फौरी एजेंडा पाकिस्तान के अवाम का रिलीफ है और उनकी खिदमत है। चलिए, वो तो आपकी गवर्नमेंट भी विफाक में बैठी हुई है। खुर्रम नसर साहब, आप लोगों को अभी भी शायद कहीं ऐसा महसूस होता है कि जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट में या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में टू सम एक्सटेंट समहाउ कोई नरम गोशा, मैं स्पेसिफिकली जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर लेती हूँ, कोई नरम गोशा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए या बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए मौजूद है? नहीं, मैं इस पे अपनी जमात की तो नहीं, लेकिन अपनी राय जरूर देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये जो मुक्तदरा की तरफ से तजर्बा इमरानी किया गया था, जिसका आगाज 2011 में हुआ, 2014 के धरने में उसका इजहार हुआ पहली दफा खुल के, उसका एक नतीजा, अगरचे वो मुकम्मल तौर पर जो अजाब इमरानी था वो नाकाम हुआ और मुंह के बल गिरा, लेकिन उसका एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस है, एक ऐसा उसकी मीरास है कि पाकिस्तान की तमाम जो हाकमियत के इदारे हैं वो तकसीम हो चुके हैं। और नरम कोशिश से ज्यादा कि एक पूरा ग्रुप है हर इदारे में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, अदलिया है, तो वो ये सब इदारे तकसीम है। और ये तकसीम की मुख्तलिफ सूरतें हैं जो अदालतों और मुख्तलिफ इदारों के अंदर से तनाव की सूरत में हमें नजर आ रही है। ठीक, लेकिन अभी जब बातचीत के अमल के ऊपर डिस्कशन हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ज़ाहिर है कि बैक स्टेज भी कुछ चीज़ें सेट की गई हैं और राब्ते हो ही रहे हैं, हो रहे होंगे। ऐसे में मुस्लिम लीग नून बार-बार ये कह रही है कि हमसे बात कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी कहा है कि आप सिर्फ हमें इशारा करें, हम आपको अप्रोच करेंगे। आप नहीं समझते फिर तो ये आपकी पॉलिटिकली शायद आपका कद थोड़ा-सा बढ़ जाए कि आप लोग बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूं तो बज़ाहिर ये नजर आता है कि इमरान खान साहब की अप्रोच या उनका एजेंडा किसी हद तक कामयाब हो गया। जी, ये तो पाकिस्तान के अवाम बताएंगे या आप जैसे जो साहिब राय लोग हैं वो बताएंगे। गुफ्तगू किसी असूल पर होनी है ना। मसलन मेरी नजर में, मैं फिर अपनी जाती राय दूंगा कि बेहतरीन जो बुनियाद है गुफ्तगू की, वो एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जो 18 साल पहले जिसको शहीद बेनजीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस पर दस्तखत किए थे, उसकी एक नई सूरत जो है वो बुनियाद बनेगी पाकिस्तान की जमहूरियत को आगे लेकर जाने की। क्योंकि तहरीक इंसाफ इससे पहले कि इस पर बात हो, उनको अपने उस ऊंचे घोड़े से भी नीचे उतरना पड़ेगा जिस पे चढ़ के वो कहते हैं कि उनके अलावा सब लोग गद्दार हैं, काफिर हैं, जानवर हैं, डाकू चोर हैं। तो जब तक वो दूसरी सियासी जमातों का एहतराम करना नहीं सीख लेते, जब तक वो ये नहीं समझ लेते कि अगर उनको 31% वोट पड़ा है तो 69% वोट उनके खिलाफ भी पड़ा है और वो उतना ही पवित्र और मुकद्दस है जितना वो 31% वोट। तो जब तक ये बाहमी एहतराम की बुनियाद नहीं कायम होती, तो हम उसके अलावा जरूर बात करने के लिए तैयार हैं, ना सिर्फ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे, बल्कि अगर उनके पास अवाम के मसाइल के कोई हल मौजूद हैं, हम उस पर बड़ी खंदा पेशानी से उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास कोई हल है महंगाई का, उनके पास कोई हल है बेरोजगारी का, उनके पास कोई हल है दहशतगर्दी का, लेकिन अभी तक तो आप देखिए ना, बड़ा वाज़ेह है कि उनके पास कोई हल नहीं है। और सवाई ये कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से या उनके जो अरकान हैं वो बड़के मारते हैं, वो धमकियां देते हैं, वो तशद्दुद की धमकियां देते हैं, मुल्क को मफलूज करने की धमकियां देते हैं। तो वहां से तो इस वक्त अभी तक तो धमकियां और बढ़के आ रही हैं। अवाम के मसाइल का कोई हल हमें नजर नहीं आ रहा और ना ही जमहूरियत के लिए कोई कमिटमेंट नजर आ रही है। ये भी बड़ी अहम बात है कि ये इनका एजेंडा जमहूरियत नहीं है।
हाँ, मैं माज़रत चाहूँगी, लेकिन इसमें एक पॉइंट आप मिस कर गए हैं। एक पॉइंट ये भी है जो वो अल-ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात भी करना चाहते हैं, लेकिन वो इस तनाज़ुर में कि वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से आउट हो जाएँ, सो दैट वी कैन प्ले अ फेयर गेम। तो इसके बारे में आपकी पार्टी की क्या राय है? क्योंकि आपकी जमात भी 2017 के बाद या उसके दौरान या 2018 के बाद भी इवन ये बात मुसलसल दोहराती रही है, ख़ास करके नवाज़ शरीफ साहब, कि मुझे क्यों निकाला का बयानिया इस पे मुनहसर है। इसके अलावा वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया इस पे मुनहसर है। तो आपकी जमात ने तो पहले इसको इनिशिएट किया था। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये तहरीक-ए-इंसाफ एक ऐसा सनम है जिसे मुक़तदरा ने ही तराशा था। तो वो उनके लाडले हैं, लाडले थे शायद। उनको एक ज़ोम है कि शायद हम बात करके जो इनको पाकिस्तान की सियासत से बाहर रख सकते हैं। ये एक मुस्तकिल अमल है और इसीलिए इसमें जो सबसे बड़ी पेशरफ्त थी अभी तक ऑन रिकॉर्ड, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी। और इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, जिसमें ये एहसास कि हम जो जमाते हैं एक दूसरे के हरीफ हैं पर दुश्मन नहीं है, ऐसा दुश्मन जिसको हमें खत्म करना है, जिसको मलिया मेट करना है, हमें एक दूसरे के साथ रहना है, ये समझते हुए कि हम एक दूसरे के हरीफ और मुखालिफ हैं। ये भी बात अभी तक तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ सकी कि हम सब ने इसी मुल्क में मुख्तलिफ राय के लोग रहते हैं, उनकी सियासी जमातें फर्क हैं और लिहाजा हम एक दूसरे को ये जो साथ लेकर उनका ये ख्याल है कि जी हम गुफ्तगू इस तरह की गुफ्तगू कि एक सियासी जमात और मुक़तदरा के दरमियान बराह रास्त, तो पाकिस्तान की जमहूरियत की फर्दर मौत होगी। सही। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम सगीर साहब, आपने अपनी राय जो है वो प्रोग्राम में देने के लिए वक़्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है और हमने जो आज डिस्कशन की है उसमें एक मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन पे गुफ्तगू भी हुई, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे इस वक़्त किर्गिस्तान में बहुत ही मुश्किल हालात में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी हुकूमत को जो है थोड़ा-सा अपनी स्पीड को स्पीड अप करना होगा, चीज़ों को मामलात को स्पीड अप करना होगा, सो दैट वहाँ पर हालात बेहतर हो सकें। बाकी मुल्क के हालात तो आपके सामने ही हैं और ये चल भी रहे हैं। कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।